अगर अब मैं कोई भी चीज़ अगर बाहर परचेज़ करने के लिए जाता हूँ, उस पे मैं सेल टैक्स देता हूँ, पेट्रोल डलवाऊँ तो उस पे लीवी देता हूँ, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है काफ़ी चीज़ों में, बिजली के बिल देख लें उसमें 13 किस्म के टैक्सेस हैं। ये सब टैक्सेस देने के बाद भी सुनने को मिलता है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती। बहैसियत कौम हम शायद इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे। अगर आप ताजिर से पूछें, उसके जहन में डर है, खौफ है टैक्स पे करने, खुदा ना खासा टैक्स नेट में आ गया तो क्या हो। वो नॉन फाइलर रहना पसंद कर रहा है, वो फाइलर रहना पसंद नहीं कर रहा। जिस दिन FBR टैक्स पेयर को चोर समझना छोड़ देगा और जिस दिन टैक्स पेयर FBR को रिश्वतखोर समझना छोड़ देगा, उस दिन चीजें सही हो जाएंगी। मतलब कभी सही नहीं होंगी। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। आप इनडायरेक्ट भी मिला लें, आप डायरेक्ट भी मिला लें, तो कम से कम आप 50 से 55% टैक्स आज की डेट के ऊपर दे रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट स्टेट कुछ नहीं दे रहा, तो फिर किसी का भी दिल नहीं चाहता कि वो 1 रुपया भी टैक्स पे करे। ये तो ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये तो कि जो टैक्स नेट में आ गया आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। एक ख्याल है कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि हम मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं और फिर हमारी सैलरी से भी टैक्स कटता है। क्या टैक्स फाइलर बनना बहुत ज़रूरी है? आज की पॉडकास्ट में हम टैक्स से रिलेटेड इसी तरह के इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहरियार साहब, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। यू वेलकम। अच्छा शहरियार भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अक्सर सुनने को मिलता है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, मगर अब मैं कोई भी चीज़ अगर बाहर परचेज़ करने के लिए जाता हूँ तो उस पर मैं सेल टैक्स देता हूँ, पेट्रोल डलवाऊँ तो उस पर लीवी देता हूँ, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है काफ़ी चीज़ों में, बिजली के बिल देख लें उसमें 13 किस्म के टैक्सेस हैं। ये सब टैक्सेस देने के बाद भी हमें ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती। क्यों? देखिए, जो टैक्स आप नहीं देते ना, जिसकी बात हो रही होती है, वो है इनकम टैक्स। जो टैक्सेस आप दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो चाहे वो सैलरीड इंडिविजुअल हो, बिजनेस इंडिविजुअल हो, या कोई भी आम शख्स हो जिसकी टैक्सेबल सैलरी नहीं भी है, या जिसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो उस आमदनी पे टैक्स दे, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। तो जिस टैक्स की आप बात कर रहे हैं कि जो शोर मचता है कि हम टैक्स नहीं देते, वो इनकम टैक्स की बात हो रही है, वो सेल्स टैक्स की बात नहीं हो रही, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं हो रही, या अभी कहें कि वो डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। तो डायरेक्ट टैक्स हाँ हम नहीं देते या कम देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है। अच्छा, तो सर मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं डायरेक्ट टैक्स नहीं भी दे रहा, मतलब इनकम टैक्स पे नहीं दे रहा, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हूँ, तो सर जेब से तो मेरी जा रहा है ना। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि बाहर के मुल्कों में भी क्या ऐसे ही होता है कि मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग होते हैं और फिर इनकम पर डायरेक्ट टैक्स अलग होता है, ये सिर्फ ये पाकिस्तान में? नहीं, देखें, बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है कि आपकी इनकम के ऊपर भी टैक्स होता है, और बाहर के मुल्कों में सेल्स टैक्स की जगह पे उसको वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन देते हैं। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि बाहर जो वो टैक्स देते हैं तो उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है वो उनको कोई ना कोई बेनिफिट्स भी दे रही होती है। आपके यहाँ माशरे में मसला ये है कि जब आप कोई भी टैक्स की बात करते हैं तो आपका टैक्स दिल नहीं चाहता कि आप कोई टैक्स पे करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी भी टैक्स पेयर से पूछें, एक आम आदमी से पूछें, वो ये कहता है कि यार मुझे उसके अगेंस्ट मिल क्या रहा है, ना मुझे उसके अगेंस्ट सेहत मिल रही है, ना मुझे उसके अगेंस्ट एजुकेशन मिल रही है, ना मेरा सिक्योरिटी मिल रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि बहैसियत कौम हम शायद टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे। तो अगर हम ये डायरेक्ट टैक्स देना शुरू करें, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बंदा 50-60 हज़ार रुपये कमाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स तो सब चीज़ों पर दे ही रहा है, वो कुछ भी परचेज करता है, सेल टैक्स देता है, दूसरी चीज़ें देता है, मगर अगर वो डायरेक्ट टैक्स देगा भी तो ये तो बहुत माइनर सी रकम नहीं बनेगी, इससे ज़्यादा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है ना ऑलरेडी। तो फिर एक ज़्यादा हिस्सा वो अदा कर रहा है, थोड़ा हिस्सा चले माना वो नहीं अदा कर रहा, आप फिर भी उसको टैक्स चोर कह रहे हैं। देखिए, वो टैक्स चोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा। अब मसला ये है कि अगर आप करंट ये सिनेरियो में देख लें तो उसके अंदर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ये कर रही है कि उसको 100 रुपये चाहिए। वो ये कह रहा है कि हुकूमत ये कह रही है कि ये 100 रुपये जो एग्जिस्टिंग 1000 लोग हैं ना, मैं उन्हीं से लूँगा। मैं मज़ीद 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग या 1000 लोग और मैं ऐड नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरा टैक्स नेट बढ़े। वो एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर ही बर्डन डाल रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग टैक्स से खौफज़दा भी हैं, FBR से खौफज़दा हैं, और वो टैक्स नहीं भी पे करना चाहते। तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो के अंदर इसको देखें कि टैक्स हम सही ये दे रहे हैं, हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस कोई भी नहीं दे रहा, या ये कहूँ कि वो बहुत कम है जो लोग दे रहे हैं। अभी गवर्नमेंट जो है वो स्कीम लेकर आई हुई है, ताजिर दो स्कीम, जिसमें उनका ये खुद क्लेम है कि कोई 40 लाख ताजिर हैं जिसमें से हम उनको पकड़ेंगे और उनको हम टैक्स नेट में लेकर आएंगे।
जिसमें से शायद अभी उनका क्लेम है कि 2-3 लाख आ भी गए हैं। लेकिन अगर आप ताजिर से पूछें या एक दुकानदार से पूछें, उसके जहन में डर है, खौफ है टैक्स पे करने का। उसके जहन में ये है कि नहीं, मैं खुदा ना खास्ता टैक्स नेट में आ गया तो क्या होगा। वो नॉन फाइलर रहना पसंद कर रहा है, वो फाइलर रहना पसंद नहीं कर रहा। तो इसका रीज़न क्या है आपके ख्याल में? देखिए, रीज़न ये है कि जिस दिन FBR टैक्स पेयर को चोर समझना छोड़ देगा और जिस दिन टैक्स पेयर FBR को रिश्वतखोर समझना छोड़ देगा, उस दिन चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब कभी सही नहीं होंगी। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, और एक वजह इसकी ये है कि देखें, आपके यहाँ कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी तबका या कोई भी टैक्स पेयर लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हर साल आपके टैक्स के कवानीन चेंज हो जाते हैं और जो टैक्स सिस्टम है भी या जो टैक्स लॉ है भी, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जिसको समझने के लिए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है। तो बहुत सारी वजूहत हैं और हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि FBR जो है वो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है, टैक्स स्पेंडिंग अथॉरिटी नहीं है। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम FBR को दे रहे हैं जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई और गवर्नमेंट का इदारा है जो उस टैक्स की अमाउंट को कलेक्ट करके खर्च कर रहा है। लोगों को वहाँ पे इशू है। आज भी अगर आप 1 मिनट के लिए ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म कर दें और लोगों को तालीम मिल जाए, सेहत मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे जितना टैक्स हमसे कलेक्ट कर लो। अच्छा शरर भाई, एक बात बताएं, अगर कोई पर्सन है वो 50,000 रुपये कमाता है, वो इनडायरेक्ट काफ़ी सारे टैक्स देता है, कोई भी चीज़ लेता है तो उस पर टैक्स देता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स भी आप उस पर लगा देंगे तो आपके पास कोई कैलकुलेशन है कि वो अपनी जो इनकम है उसका टोटल कितना टैक्स में चला जाता है? देखिए, अब अगर मैं आपको बताऊँ ना, ऑन एन एवरेज एक शख्स, क्योंकि टैक्स के अंदर जो है वो स्लैब्स हैं मुख्तलिफ, लेकिन हम समझे ना कि ऑन एन एवरेज एक शख्स जो है आज की डेट के ऊपर कम से कम 40 से 50% के टैक्सेस दे रहा है, जिसमें सिर्फ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है। उसके अलावा आपके बहुत सारे टैक्सेस हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके ऊपर प्रोविंशियल के, लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते हैं। आप जैसे आपने कहा फ्यूल खरीद रहे हैं तो उसके अंदर दर्जनों टैक्सेस हैं। आपके इलेक्ट्रिक का बिल देख लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस हैं। इवन ये कि आप गाड़ी पार्क करते हैं, जो KMC वाला आपके पर्ची आके देते हैं ना 30 रुपये 20 रुपये, वो भी टैक्स है जो हुकूमत को जा रहा है। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो शायद ये परसेंटेज और बढ़ जाए, ये 60 या 65% पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आप चलें कंजर्वेटिव फिगर भी ले रहे हैं तो कम से कम आप 50 से 55% टैक्स आज की डेट के ऊपर दे रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मिला के। आप इनडायरेक्ट भी मिला लें, आप डायरेक्ट भी मिला लें, सब मिला लें। इवन ये कि आप समझ लें कि एक शख्स जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है, जो पूरे साल के 6 लाख रुपए कमाता है, वो भी कम से कम 18% तो टैक्स दे रहा है सेल टैक्स की मद में। उसके अलावा वो और बहुत सारे टैक्सेस दे रहा होगा, पेट्रोल डलवा रहा होगा तो उस पर टैक्स दे रहा होगा, तो उसके ऊपर भी कम से कम 20 से 22% का टैक्स उसके ऊपर भी आ गया। तो हर कोई कंट्रीब्यूट तो कर रहा है सोसाइटी के अंदर अपने टैक्सेस की, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में। लेकिन जो मुल्क के अंदर आपका जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, वहाँ पे आपकी रिलायंस डायरेक्ट टैक्सेशन पे ज़्यादा होती है, ना कि इनडायरेक्ट के ऊपर। उसकी वजह यह है कि देखें, जब आप डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर आप कर लेते हैं तो एक मेजर चंक आपके पास से निकल जाता है। और फिर अब आप, मतलब अगर एक शख्स है जिसकी तनख्वाह लाख रुपए महीना है, उसके पास 12 लाख रुपए आ गए, 12 लाख रुपए में से हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके ऊपर टैक्स कट गया 10,000 रुपये। अब 11,90,000 उसके पास है जिससे वो स्पेंड करेगा, जिससे फिर इकोनॉमी आपकी इवॉल्व होगी, एक पैसा आपकी सर्कुलेशन में घुसेगा। अब वो चीज़ आज की डेट के ऊपर बड़ी क्रंच हो गई है, वो चोक हो गई, क्योंकि हुआ ये है कि एक तो आमदनी लोगों की कम हो गई, दूसरा ये हुआ इन्फ्लेशन ने तबाही मचा दी। तो अब इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर, मुल्क तो आपका है ही डेफिसिट के ऊपर, इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर ही अब आप डेफिसिट पे जाना शुरू हो गए। मैं जितनी आपकी बात को समझाऊं, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी जो है वो 1 लाख रुपए माहाना कमाता है, 12 लाख रुपए सालाना, तो उसके 1 लाख में से 50,000 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में चले जाते हैं। 50 से ज़्यादा ही चले जाते होंगे। अच्छा, 50 से भी ज़्यादा, यानी कि ये समझ लें कि हम महीने भाई में, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो कम से कम जो 12 लाख रुपए कमाने वाला है, उसका सैलरी के ऊपर ही मेरा ख्याल है कि कोई 5-1% तो कट जाता होगा, ठीक है। उसके अलावा वो जो ग्रॉसरी कर रहा है, फ्यूल दे रहा है, उसके ऊपर भी कम से कम कट जाता होगा। तो कम से कम मेरा ख्याल है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का टैक्स तो वो भी दे रहा हो, ठीक है, 1 लाख रुपए तो मिनिमम दे रहा हूँ। अगर 50% तो मैं उस सूरत में कह रहा था कि अगर मेरी सैलरी बिल्कुल हाई स्लैब पे पहुंच जाती है, जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स जो है मेरा 35% पे हो जाता है, या बिजनेसमैन की सूरत में 45 हो जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में तो फिर मैं 50, 60, 70% तक पे पहुंच जाता हूँ। 70 भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि देखें ना, असल चीज़ क्या है कि मैं अगर 45% वाले टैक्स पे हूँ तो उसके ऊपर फिर एक सुपर टैक्स आ गया, उसके ऊपर फिर डिफॉल्ट सरचार्ज आ गया, फिर उसके ऊपर 18% आप सेल टैक्स लगा लें,
तो 45 और 18 और कुछ और फीसद मिला के तो 65-70% पे आप पहुंच जाएंगे। अच्छा शहर भाई, मैं ज़रा पढ़ रहा था ये पॉडकास्ट करने से पहले, तो मुझे ये पता चला कि काफ़ी सारे यूरोपीय ममालिक और अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है कि टैक्स रेट इससे कम है, वहाँ पर भी अच्छे खासे टैक्स रेट हैं, मतलब हमारे इक्वल, कुछ के तो हमसे भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो सर फिर हमें यहाँ पे क्या मसला है टैक्स देने में, हम इतना शोर क्यों मचाते हैं? देखिए वही मसला है ना, वहाँ पे अगर आप टैक्स देते हैं तो आपको ये पता है कि आप जब घर जाएंगे तो आपको बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, सड़क भी टूटी हुई नहीं मिलेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, खुदा ना खास्ता कोविड आया, कोरोना आया अलाउंस तो अलाउंसेस मिलेंगे, आपको घर बैठ के आपको फैसिलिटी मिलेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। आपके मुल्क के अंदर क्या चीज़ है, आप मुझे बताइए। आपके मुल्क के अंदर आप सड़क से निकलते हैं, आप दूसरी सड़क पे वॉक करने के लिए जाते हैं, आपको खतरा हो जाता है कि कोई ना कोई पीछे से आके मेरा मोबाइल छीन के ले जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी आपके मुल्क में नहीं है, आपके शहर में नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सब प्राइवेट एजुकेशन कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, सब अपने प्राइवेट हेल्थ, जो भी उसको अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट हेल्थ अफोर्ड कर रहा है। इसी तरीके से एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन सब प्राइवेट कर रहे हैं, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, वरना गवर्नमेंट स्कूलों का हाल आपको पता है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं कि उसके अगेंस्ट स्टेट कुछ नहीं दे रहा, तो फिर किसी का दिल नहीं चाहता कि वो 1 रुपया भी टैक्स पे करे, क्योंकि उनको ये होता है ये मेरा टैक्स का पैसा जा कहाँ पे रहा है। अच्छा, हालिया बजट आपने देखा कि उसमें जो है वो टैक्स रेट और बढ़ा दिए गए, ख़ास तौर पर सैलरी क्लास के ऊपर। तो मुझे ये बताइएगा कि इसने जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को किस तरह से मुतासिर किया है, कितना बर्डन बढ़ा है उनके ऊपर? देखिए सैलरी क्लास तो मैं कहता हूँ कि वो तो मर गया, क्योंकि उसके लिए तो उन्होंने सारे हाथ पांव काट दिए। पहले क्या होता था, सैलरी क्लास को कुछ बेनिफिट दे दिया करते थे, वो ये था कि अगर उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उसका उन्होंने कुछ टैक्स क्रेडिट दे दिया, टैक्स रिबेट दे दिया। उन्होंने कहीं उन्होंने कोई घर के लिए लोन अप्लाई किया, उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो उन्होंने बेनिफिट दे दिया। लेकिन पिछले 1-2 साल में बजट्स के अंदर उन्होंने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। वही वाली बात है कि एग्जिस्टिंग जो आपके 1000 लोग हैं, आप उन्हीं के ऊपर बर्डनाइज किए जा रहे हैं, उन्हीं से टैक्स लिए जा रहे हैं, उन्हीं को आप दबाए जा रहे हैं, लेकिन आप अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे, आप और लोग लेके नहीं आ रहे जिनको टैक्स नेट में लेकर आइए, ठीक है। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक आपका मामला हल नहीं होगा। इसीलिए जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है उसके अंदर देखिए एम्प्लॉयर भी मजबूर है, वो कितनों को सैलरी के लिए चोर रास्ते ढूंढेगा, उसको भी तो कंप्लाइंट लेकर चलना है, उसको भी तो आगे जवाब देना है। वो हो सकता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100, 200, 300 लोग काम करते हो तो वो टॉप टीयर को कोई ना कोई रास्ता निकाल के वो कोई ना कोई बेनिफिट दे दे, लेकिन वो बाकियों को तो नहीं दे सकता ना। यानी कि आपके 90-95% तो नहीं हो सकते, 2%, 4%, 5% को आप बेनिफिट दे सकते हैं। वो बेनिफिट भी चोर रास्ते हैं, आप वही देंगे, आप उनको कैश में सैलरीज दे देंगे, आप डमी एम्प्लॉयज़ खड़े कर देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है ना। आपको तो अगर कंप्लाइंट रहना है और आपको चीज़ों को बेहतर करना है तो आपको अपने टैक्स स्ट्रक्चर को, टैक्स लॉस को बेहतर करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले मैंने जो बात करी कि जब तक आप ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक खुद टैक्स पेड नहीं आएगा। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट कि हमें गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, हमें फाइलर कर दें। जब उनको चीज़ें हम बताते हैं वो कहते हैं सर रहने दें, हम नॉन फाइलर ही ठीक है, क्योंकि उनके जहन में एक डर और खौफ है कि नहीं यार, मैं अगर 1 मिनट भी एक दफ़ा मैं टैक्स नेट में आ गया तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि फिर मुझे नोटिस आ जाएं, मुझे हैरेस किया जाए, FBI के ऑफिस बुला लिया जाए, मैं जाके अपनी आमदनी शो कर दूं, उसके ऊपर पता नहीं क्या हो जाए। तो इतना एक डर और खौफ वाला माहौल है कि जिसको FBI को, हुकूमत को ये सोचना चाहिए वो कैसे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ताकि एक फ्रेंडली माहौल, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटीज़। अच्छा शहरयार भाई, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये जो आप डर की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ डर नहीं है, ये हकीकत भी है, क्योंकि ये ऐसा मेरे साथ हुआ। लास्ट ईयर मैं फाइलर हूँ, लास्ट ईयर मैं फाइल नहीं कर पाया, तो टाइम नहीं मिला, मगर मैं कंटिन्यूसली भरता आ रहा था, लास्ट ईयर नहीं कर पाया। तो हुआ ये कि मेरी सिम्स ब्लॉक कर दी सर उन्होंने, 3 सिमें थी मेरे नाम पर, तीनों ब्लॉक हो गई। अब वो मुझे पता ही नहीं, मैंने पता किया तो पता चला कि इसलिए बंद कर दी क्योंकि आपने फाइल नहीं किया था। और बाकी जब मैंने सोचा कि यार इर्द गिर्द के वो लोग जो सब बैठे हुए हैं, जो कभी फाइलर थे ही नहीं, वो सब मज़े से सिमें भी चला रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम देखें नहीं यही है। है ना, मैं हमेशा ये ये कहता तो हूँ लोगों से, ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये तो कि जो देखें टैक्स नेट में आ गया आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं देखें इस तरह यही से। वजह है कि जिसकी वजह से जो आपकी ताजे दो स्कीम है ना वो अभी तक उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर और खौफ है। FBI उनके जहन में ये खौफ है यार बस एक दफ़ा अगर हम टैक्स नेट में चले गए ना बस फिर तो फंस गए। तो लोग नॉन फाइलर रहना पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी के अंदर ख़त्म कर देनी चाहिए, सिर्फ फाइलर होना चाहिए, नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए। आप फाइलर के साथ काम करें, आप फाइलर ही सिर्फ गाड़ी खरीदें, फाइलर ही सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदें, फाइलर ही इन्वेस्टमेंट करें, फाइलर ही बैंक अकाउंट खोले, फाइलर ही सारे काम करे।
नॉन फाइलर की कैटेगरी बनाने का इसका मतलब ये है कि आपने लॉ के अंदर ही एक लूप होल छोड़ के आपने उनको एक खुला हाथ दे दिया कि ठीक है यार नॉन फाइलर रहो, डबल टैक्स पे कर दो लेकिन रहो नॉन फाइलर, तो वो खुश है, उनको नोटिस भी नहीं आएगा क्योंकि कोई सिरा ही नहीं है पकड़ने के लिए। लेकिन आप क्योंकि फाइलर बन चुके हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये है आपको नोटिस भी आएगा, आपको सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एफबीआर जो है वो गलत है या टैक्स पेयर या बिजनेसमैन वो गलत है। बिजनेसमैन भी चोरी करता है, उसको भी आइडिया है, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, लेकिन हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, स्पाइडर वेब की तरह है। और आप बहैसियत टैक्स पेयर ये सोचते हैं कि यार जब मैं टैक्स पे करूंगा तो मुझे उसके अगेंस्ट मिलेगा क्या। आप किसी भी बिजनेसमैन के साथ बैठे हैं आज, वो आपको 100 नहीं 200 ऐसे इदारे बता देगा कि जहाँ पे उनको मुख्तलिफ किस्म के नोटिस आए हुए हैं अदर देन एफबीआर। आप यहाँ पे रिटेलर्स के पास जाएं, उनके पास सिंध का शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का नोटिस आया हुआ होगा, ठीक है। आप भी किसी और इदारे के पास जाएं, किसी और बिजनेसमैन के पास जाए, वो कहेगा ईओबीआई का नोटिस आ गया, सेसी का नोटिस आ गया, प्रोफेशनल टैक्स का नोटिस आ गया। तो लॉज मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनका काम क्या हो रहा है। जिस तरीके से लोग हैं, अब वो ईओबीआई लोगों ने एम्प्लॉयर ने काटना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे केस चल रहा है, पता ही नहीं है ईओबीआई लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सेसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी तरीके से एफबीआर भी है कि हमारा टैक्स का पैसा लोगों तक खर्च होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, आप अमीर तबके से लें टैक्स, लेकिन उसको फिर आप गरीब तबके पर लगाए भी तो सही, माशरे में इक्वालिटी भी तो आप पैदा करें। आप वो चीज़ नहीं कर रहे, आप टैक्स की स्पेंडिंग सही नहीं कर रहे, टैक्स कलेक्शन पे आप लगे। और टैक्स कलेक्शन भी क्या हो रही है, अभी भी क्या है, जब वो अपना टारगेट पूरा करते हैं तो उसके अंदर एडवांस टैक्स की मदद में बहुत सारा टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि अभी भी सितंबर के अंदर वो शॉर्टफॉल पे हैं, और मैं कल ही पढ़ रहा था ट्रिब्यून के अंदर कि वो 98 बिलियन के शॉर्टफॉल पे हैं सितंबर के क्वार्टर के अंदर। अब इसका मतलब ये है कि सितंबर क्वार्टर के अंदर वो जो एडवांस टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करके अपना शॉर्टफॉल पूरा करके फिर बताएंगे हुकूमत को या IMF को कि हमने अपना टारगेट मीट कर लिया। नहीं तो एडवांस टैक्स मेरी मर्जी में दूं नहीं दूं, मेरी नहीं। सैलरी जो आई नहीं है मैं उस पर क्यों दूं? नहीं, सैलरी इंडिविजुअल के ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है। अच्छा, लेकिन जिनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, उनको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। उसमें भी क्या चीज़ है कि एक टैक्स, आप ये समझ लीजिए कि एडवांस टैक्स की शर्त ये है कि जो भी बिजनेसमैन है या जिसकी भी बिजनेस आमदनी है, या मैं इसको आसान यूँ कर लूँ कि जिसके ऊपर भी एडवांस टैक्स की शर्त लागू होती है, उसको अपने टैक्स का 90% जो टैक्स है वो साल खत्म होने से पहले जमा करा देना है एफबीआर के पास। यानी कि अगर आपके पास, यानी वो एडवांस में चल रहा होता है, एडवांस में चल रहा होता है, टैक्स ठीक है। तो एडवांस में जब आप टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी तो साल के आखिर में डिटरमाइन होगी, लेकिन आप उसको पहले टैक्स ही पहले एस्टिमेट बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट करके पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट एडवांस टैक्स की मदद में कलेक्ट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि उनका टारगेट पूरा हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एफपीआर और जो हमारे रिटेलर्स या ताजिर हैं उनके अंदर जो है ट्रस्ट डेफिसिट है, तो आपके ख्याल में कि ये ट्रस्ट डेफिसिट ठीक है, या ये ज़रूरत से ज़्यादा हमने वैसे ही एक डर फैलाया हुआ है कि अगर फाइलर बन गए तो ये हो जाएगा? ये वाकई ही मतलब ये कंसर्न सही हैं कि वाकई मसला है? नहीं, देखिए मसला तो है, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, अनफॉर्चुनेटली आज अगर आप बिल्कुल बाय लॉ हो, ठीक है, और आपको कोई एफबीआर का नोटिस आ जाए, नोटिस आ सकता है, आप उस नोटिस का जवाब दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलेमा ये है कि एफबीआर के अंदर अनफॉर्चुनेटली करप्शन की वजह से आप जब तक कुछ पैसे नहीं देंगे, आपका वो नोटिस जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा मैटर। ये पैसे रिश्वत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा एफबीआर चोर है, ठीक है, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात कर रहे होते हैं, या हम एक परसेप्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो बिजनेसमैन है, या क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा नोटिस आ रहे होते हैं, सैलरीड वाले को तो इतने नहीं आ रहे होते, या जो बिजनेसमैन तबका है वो भी एफबीआर ये समझता है कि यार ये चोर है, तो मैं जब इसको नोटिस करूंगा तो इसका मतलब है इसने चोरी लाजमी की होगी। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है, और कुछ हद तक वो हकीकत भी है, क्योंकि एफबीआर सामने बिजनेसमैन को चोर समझ रहा है और बिजनेसमैन एफबीआर को करप्ट समझ रहा है। जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा, आज आप कुछ नहीं करें, आपसे एफबीआर में रिश्वत देना बंद कर दें, आप देखेंगे चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होने शुरू हो जाएंगी। आप एफबीआर पे किसी ना किसी तरीके से पाबंदी लगा दें कि रिश्वत नहीं ली जाएगी, बिजनेसमैन खुद सही हो जाएगा। हालिया टैक्स स्लैब जो बढ़े हैं, इसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से दफातर ने अपने मुलाजमीन को सैलरी जो है वो कैश देने लग गए हैं, या फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ हिस्सा कैश दे रहे हैं और कुछ बैंक अकाउंट्स में आ रहा है। ये बात सही है क्या? टैक्स से बचने के लिए हो रहा है? बिल्कुल सही है। देखें, कहीं कहीं ऐसा बिल्कुल हो रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा हो रहा है, ख़ासतौर से वो ऑर्गेनाइजेशंस जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो कि आपकी सोसाइटी का एक लार्ज हिस्सा है, ठीक है, उनके ऐसा हो रहा है। उनके अच्छा, अब हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उनकी जो सेल है वो कैश में हो रही है, उनकी परचेज कैश में हो रही है, तो पैसा टैक्स नेट बैंकिंग चैनल में आ ही नहीं रहा, तो जब बाहर से बाहर आ रहा है तो उनके लिए वो कैश से आउटफ्लो करना भी आसान है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि इन टैक्सेस
की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट देने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है तुम कैश सैलरीज ले लो। ऐसा हो रहा है, इस वजह से नॉन कंप्लाइंस बढ़ रही है। ये बिल्कुल हो रहा है क्योंकि देखें एम्प्लॉयर भी इसी माशरे का हिस्सा है, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा है, और एम्प्लॉई भी इसी माशरे का हिस्सा है, टैक्स पेयर है, उस पर भी बर्डन बढ़ा। अब हर कोई तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता ना। आपके जो आबादी है उस कुल आबादी के अंदर आपके 2%, 4%, 5% लोग चले जाएंगे, लेकिन हर कोई तो नहीं जा सकता। मेजॉरिटी को तो यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। तो उस हवाले से इसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉय को, क्योंकि वो उनको जाने नहीं देगा। तो शहरियार भाई, ये तो फिर हुकूमत के गले में नहीं आ गया टैक्स बढ़ाना? क्योंकि उसने तो ये सोच के बढ़ाया था कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। नहीं, बिल्कुल आ गया गले में। मगर ये तो उल्टा हो गया। ये बिल्कुल तो वो उल्टा जो हो लोग गया। पहले टैक्स दे रहे थे वो भी अब कैश में आ जाएंगे, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। कलेक्शन तो और कम होगी। बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। ये तो और उनके लिए एक बैकफायर हो गया। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया, ना कि वो डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर या डिफरेंट और लोगों के ऊपर जो टैक्स नेट से बाहर है उनको लेकर आए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप नॉन फाइलर की कैटेगरी ही खत्म कर। नॉन फाइलर की कैटेगरी रखने का मकसद ये है कि आपकी इंटेंशन ही नहीं है कि आप किसी नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लेकर आए। अगर आज मैं नॉन फाइलर हूँ और आप फाइलर हैं, तो नॉन फाइलर मैं भी गाड़ी खरीद सकता हूँ, आप भी गाड़ी खरीद सकते हैं, मैं भी घर खरीद सकता हूँ, आप भी घर खरीद सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसके ऊपर, अगर आप 1% टैक्स देंगे, मैं 2% टैक्स देके ले लूंगा। टैक्स फाइलर बनना कितना ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी की सैलरी में से टैक्स कट कर आता है, उसने टैक्स अदा कर दिया, तो अब उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो फाइलर भी बने? क्योंकि वो टैक्स तो दे रहा है ना ऑलरेडी। फाइलर बनना कितना ज़रूरी है? देखिए, फाइलर बनना तो ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप फाइलर और नॉन फाइलर के रेट्स उन्होंने एक तो अलग किए हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप गाड़ी ख़रीदते हैं, इवन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी नॉन फाइलर के ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। तो जब आप फाइलर हैं तो उसके अपने बेनिफिट्स तो हैं, ठीक है। फाइलर बनने में फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर रहना, ख़ास तौर से उस वक्त जब आपकी सैलरी के ऊपर ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बनता कि आप नॉन फाइलर रहें। नॉन फाइलर उन लोगों को अट्रैक्ट करता है कि जिनकी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट ही नहीं होता, या वो अपनी इनकम के ऊपर किसी भी न किसी तरीके से बैंकिंग चैनल के बाहर रखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम जो है वो नॉन फाइलर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि हम किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से हम किसी भी तरीके से पकड़े नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह आपने पूछा कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपके टैक्स सैलरी पर टैक्स भी कट रहा है, तो फिर फाइलर होना ही फ़ायदा है। फिर आप नॉन फाइलर क्यों रहें? कि कल को आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपको बैंक अकाउंट खोलना हो, आपको प्रॉपर्टी लेना हो, आपको गाड़ी लेना हो, तो आप उसका बेनिफिट लें। आप क्यों नॉन फाइलर रहकर उसका बेनिफिट लूज कर रहे हैं? इन्होंने जो कैटेगरी बनाई हुई है डिफरेंशिएट करने के लिए, फ़ायदा यही है कि आप फाइलर रहकर आप इन चीज़ों के ऊपर टैक्सेस कम से कम पे कर सकते हैं, और अगर किसी स्टेज के ऊपर आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है तो आप गवर्नमेंट से रिफंड भी ले सकते हैं। फाइलर होने में फ़ायदा तो है, और जिस तरह कहा कि अगर आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि आप उस आमदनी के ऊपर मजीद कोई टैक्स आपको देना नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय ने टैक्स काटा और जमा करा दिया। अब अगर उस साल आपने कोई घर खरीदा, आपने कोई गाड़ी खरीदी, तो उसके ऊपर भी आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा जमा करा दिया। नहीं, सैलरीड पर्सन तो एडवांस टैक्स नहीं देता ना? नहीं, एडवांस टैक्स नहीं देता, लेकिन आप ये समझें कि आपकी सैलरी है 12 लाख रुपए, और एज्यूमिंग आपने उसके ऊपर 10,000 रुपए टैक्स पे कर दिया पर मंथ के और हिसाब से। वही टैक्स बनता था, आपने पे करके जमा करा दिया। अब उसी साल आपने घर खरीद लिया। अब जब आपने घर खरीदा तो उस घर के ऊपर भी आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, अज्यूमिंग आपने लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे कर दिया। अब ये लाख रुपए एक्सेस टैक्स है जो आपने जमा करा दिया है एफबीआर। ठीक है। अब एफबीआर पाबंद है कि ये आपको वापस रिफंड करे, क्योंकि आपकी आमदनी के ऊपर जो टैक्स था वो ऑलरेडी कट के जमा हो चुका था। तो अब आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं एफबीआर को, और एफबीआर से कहते हैं कि अब आप मुझे ये लाख रुपए वापस रिफंड दे दीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से तो फिर जो फाइलर है उसके लिए तो फिर प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि वो तो उसके लिए रिटर्न क्लेम कर आप ये सकता है। जरूर कह सकते हैं कि उसके लिए प्रॉपर्टी पे उस वक्त टैक्स नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि टाइमिंग की वजह से उस वक्त उसने आज पैसे दे दिए, कल उसको रिफंड मिल जाएंगे। ठीक है, या बिल्कुल और कह सकते हैं। तो यानी कि और जो नॉन फाइलर खरीदेगा तो उसको तो वो 1 लाख रुपए पे करने ही होंगे। उसको तो बल्कि 2 लाख रुपए पे करने होंगे, क्योंकि नॉन फाइलर के ऊपर तो रेट डबल टैक्स है, और दूसरा वो क्लेम कर ही नहीं सकता एफबीआर से। उसकी वजह ये है कि वो जब उस टैक्स नेट में ही नहीं है तो वो क्लेम कैसे करेगा। सही है। अच्छा शरीर भाई, एक चीज़ और बड़ी सुनने में मिलती है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो टैक्स तो नहीं देती, मगर चैरिटी बहुत ज़्यादा देती है।
ठीक है, तो आपके ख्याल में ऐसी क्या वजह है कि हमारे बिजनेसमैन हो गए या जितने भी सरमायाकार बड़े बड़े हैं, ये टैक्स देने से मतलब घबराते क्यों हैं? क्योंकि चैरिटी में भी तो पैसा देते हैं ना ये इतना। देखिए, तो वही वाली बात आ जाएगी, ट्रस्ट डेफिसिट वाली। चैरिटी के अंदर एक शायद दिल को सुकून या इत्मीनान होता है या ट्रस्ट होता है कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो वाकई उस गरीब को लग रहा है। वाकई मैं अगर किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे रहा हूँ तो वो बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको वो एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है। वाकई अगर किसी इलाज के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ तो वाकई उसका इलाज हो रहा है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ और मैं इस नीयत से दे रहा हूँ कि कल को ये सड़क बनाएंगे, कल को ये हॉस्पिटल बनाएंगे, कल को ये स्कूल्स अच्छे बनाएंगे, कॉलेज अच्छे बनाएंगे, तो वो नहीं हो रहा। तो वहाँ पे इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है कि मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरा पैसा जो टैक्स का है वो गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ पे कर रही है, और क्या वो वाकई जो कह रही है कि इतना बजट मैंने एजुकेशन का तयन कर दिया, इतना बजट जो है वो मैंने सेहत के लिए तयन कर दिया, कि वाकई उसमें लग रहा है तो आउटकम नज़र नहीं आ रहा लोगों को। सही है। तो आपके ख्याल में हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनकी गर्दन दबाती रहे, इस नेट को बढ़ा कैसे सकती है? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए देखिए, हुकूमत सबसे पहले तो नीयत होनी चाहिए कि हाँ, मुझे वाकई टैक्स कलेक्शन करनी है और उन लोगों को लेकर आना है। दूसरा, आप नॉन फाइलर की कैटेगरी मेरे हिसाब से ख़त्म कर दें, सिर्फ फाइलर की कैटेगरी होनी चाहिए। को? तो शहर भाई ये एकदम से तो नहीं हो सकती ना, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस आप बता रहे हैं। देखिए, नॉन फाइलर की कैटेगरी तो आप आज भी ख़त्म कर सकते हैं। आप कल से कह दें नॉन फाइलर नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी नहीं ले सर सकता। नॉन फाइलर्स का पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, जो है मैं प्रॉपर्टीज आपसे कहा ना खरीदी कि हैं फिर उन्होंने। नियत वाली चीज़ आ गई। मैं आपसे कहा ना कि फिर आप कैसे लेकर आएंगे, आप कुछ कदम तो आपको उठाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म कर दे। दूसरा, ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो FBR के अंदर जो नोटिसेस आते हैं, चाहे वो ऑडिट के हों या वो इंक्वायरी के हों, उसको किसी न किसी तरीके से मिनिमाइज़ किया जाए, कम किया जाए, और टैक्स पेयर को फैसिलिटेट किया जाए, टैक्स पेयर को चोर नहीं समझा जाए। ठीक है, जब आप इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे कि सामने जो टैक्स पेयर है वो चोर नहीं है, ठीक है, उससे टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, किसी भी वजह से मगर पे किया, शहर भाई अभी तो हम बात उसकी कर रहे हैं ना कि जो टैक्स नेट में नहीं है, जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है वो तो चोर ही है ना ऑलरेडी यार। तभी तो मैं कह रहा हूँ नॉन फाइलर पे आप कैटेगरी खत्म कर देना। आपने नॉन फाइलर की कैटेगरी रख के आपने उसको सोसाइटी के अंदर बेनिफिट भी दिया हुआ है कि वो घर भी ले सकता है, गाड़ी भी ले सकता है, वो उस घर पे बिजली का बिल भी दे रहा है, वो सब इंजॉय कर रहा है। आपने ये किया हुआ क्यों है? तो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस? है, लेकिन आप इसको आज से शुरू करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, नियत की बात है ना। अगर आप आज 1 मिनट के लिए आप ही कहें कि कल से नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होगी, सिर्फ फाइलर की कैटेगरी होगी, तो इसका मतलब है कि नॉन फाइलर आएगा टैक्स नेट में, ज़रूर आएगा। उसको भी घर चाहिए, उसको भी गाड़ी चाहिए, वो तो कैसे जितना करेगा? ये ब्लैक मनी है लोगों के पास, रिश्वत का पैसा है 5,000 नोटों की शक्ल में, तो ये सब जब बैंक में लेके आएंगे जमा करवाने के लिए तो इनसे सोर्स ऑफ इनकम भी तो पूछा बिल्कुल जाएगा। पूछी जाएगी, तो तभी तो क्या आपका करेंगे? टैक्स नेट बढ़ेगा, या तभी तो तो कोई आप इनको टैक्स एमनेस्टी, नेट पे कोई लेकर स्कीम आएंगे। का ऐलान किया देखिए, जाए। एमनेस्टी स्कीम की तो मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चोरी करी, मैंने पैसा बनाया, मैं 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद एमनेस्टी स्कीम आएगी, उसमें सारा पैसा वाइट कर लिया, मैंने उसके ऊपर बहुत मिनिमम टैक्स पे किया, तो फिर तो मैं फ़ायदे में रहा। फिर आपका क्या फ़ायदा फाइलर होने का? ठीक है, आपको अगर सोसाइटी में किसी न किसी तरीके से नॉन फाइलर्स को लेकर आना है तो आप किसी और तरीके से उनको बेनिफिट दे सकते हैं, आप किसी और तरीके से उनको फ़ायदा दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप फाइलर पे आप आ जाइए, जैसा ताजिर दो स्कीम है। अब ताजिर दो स्कीम में आप उनको ये कह दें कि भाई ठीक है, आपके ऊपर कोई ऑडिट नहीं होगा, ठीक है, आपके ऊपर कोई नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप अपने टैक्स लॉस को या टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत सिंपल कर सकते हैं। आप सेक्टर वाइज फिक्स टैक्स कर दें, ठीक है, या आप उनके साथ स्कीम्स के साथ आप जो एसोसिएशंस हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर उनके साथ बैठकर उनसे डिस्कस करके आप एक टैक्स पॉलिसी बनाएं। अब होता क्या है कि अभी जो आपकी ताजी दो स्कीम आई, तो जितनी भी आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आई डोंट थिंक सो कि वो उनके साथ ऑन बोर्ड थी, या जितने भी आपके कराची टैक्स बार एसोसिएशंस हैं, या जितने भी आपके सोसाइटी के लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, आपने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया और आपने ताजी दो स्कीम लॉन्च कर दी। मेरे हिसाब से आपको उनको ऑन बोर्ड लेकर उनके साथ बैठकर टैक्स पॉलिसी बनानी चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ देना चाहिए। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कोई टैक्स पॉलिसी नहीं देंगे और एक डर और खौफ रहेगा कि आज तो ये पॉलिसी है सर, कल को हुकूमत चेंज होगी, कुछ और हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सभी हुकूमतों ने ये कोशिश कर ली कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, ठीक है, और इसमें फ़ौजी दौर भी आए, जो है जमहूरी हुकूमतें भी आईं, तो आपके ख्याल में हुकूमत जो है वो गलती कहाँ पर कर रही है कि ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ नहीं पा रहे? देखें, हुकूमत गलती वहीं कर रही है। हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि वो टैक्स पेयर्स को या होलसेलर्स को या बिजनेसमैन को, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, डीलर हो,
उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, उसको वो ट्रस्ट नहीं दे रही। एक तो उसको ये कॉन्फिडेंस दे, ये ट्रस्ट दें कि ठीक है आप टैक्स नेट में आइए, हम आपका कोई ऑडिट नहीं करेंगे, या उनके अंदर नोटिस जो भेजेंगे वो बेसिकली उसकी कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए। आजकल ये भी होता है कि FBI की तरफ से एक नोटिस आ जाता है लंबा चौड़ा, जिसकी कोई बेसिस नहीं होती। अब आप भुगतते रहें, इवेंचुअली वो किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो उसी डिलेमा है कि एक गलत तरीके से एंड होता है। तो वहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए। दूसरा चेक एंड बैलेंस ये रखा जाए कि आप जब कॉन्फ्रेंस बिल्डअप कर रहे हैं होलसेलर के साथ या टैक्स पेयर्स के साथ, साथ ही आप टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो सही जगह पे स्पेंड करें। देखें, आज आपको और मुझे अगर ये पता चल जाए कि ठीक है मेरा और आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि उसका मेयार इतना अच्छा है, तो हम भी टैक्स देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि आप टैक्स कलेक्शन बढ़ा दें और उसकी स्पेंडिंग को सही ना करें। आपको दोनों जगह पे काम करना पड़ेगा। आपको टैक्स कलेक्शन बढ़ानी पड़ेगी, पर उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी स्पेंडिंग को इंश्योर करें कि वो स्पेंडिंग बहुत अच्छी हो। वो स्पेंडिंग जिस मद में लिया जा रहा है, जो हुकूमत वादे कर रही है, वो उसी जगह पे स्पेंड हो रहा हो। आज आप कुछ नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत दो चीज़ों के ऊपर अपने आप को वादा कर ले अपने आप से कि हम सेहत पे और तालीम पे इमरजेंसी लगाते हैं और हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे अगले 5 साल तक, और हम इंश्योर करेंगे कि हर बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े और वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराए। तो कम से कम आपको और मुझे नज़र तो आएगा कि हमारा पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है, तो हम खुशी खुशी टैक्स देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। लेकिन आज जब हमें ये पता है कि हमारा पैसा जो है वो कहीं गलत जगह पे लग रहा है, या वो कहने को लग रहा है सरकारी अस्पताल में या सरकारी स्कूल में, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो आपको दोनों जगहों के ऊपर हुकूमत को ये चाहिए, नंबर 1 कलेक्शन को आसान करें या वहाँ पे आप टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, पर उससे कई ज़्यादा ये ज़रूरी है जो हुकूमत फ़ौरन कर सकती है कि उसकी स्पेंडिंग को नज़र आए, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कि लोगों को नज़र आए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। अच्छा शहर भाई, मैं अभी इंटरनेट पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक अंदाज़ा है कि शायद जो पाकिस्तान में सैलरी पेशा जो लोग हैं, तनख्वाहदार, वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो हमारी FBR का टैक्स नेट है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 60 लाख के अंडर है, 50 या 60 लाख FBR के नेट में तकरीबन जो लोग हैं। 58 लाख ठीक है। टैक्स पेयर्स हैं। तो मुझे ये बताएं कि बाकी के वो लोग जो सैलरीड क्लास हैं, वो टैक्स भी उनकी सैलरी से कटता है मगर वो फाइलर नहीं बनते। देखिए, उसमें ये है कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा बेवकूफ़ी नहीं है वैसे? देखिए, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो सैलरीड इंडिविजुअल है, हर किसी की सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं कटता, ठीक है। ठीक है। जिस सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स करता है, यानी जिसकी सालाना 6 लाख से ज़्यादा है, उसको तो मेरा ख्याल है फाइल करना ही चाहिए। वो फाइल नहीं कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है, वो पता नहीं क्यों कर रहा है। तो क्योंकि उसके लिए जब टैक्स कट रहा है उसकी एक सोर्स के ऊपर, तो फाइलर होने में उसको फ़ायदा है, नॉन फाइलर होने में उसको नुकसान है। तो वहाँ तो मेरा ख्याल है कि सैलरीड इंडिविजुअल को फाइलर होना ही होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात करी कि FBR के लोग जो तकरीबन मेरे ख्याल है टैक्स पेयर्स 58-59 लाख हो गए होंगे, उसके अंदर जो ऐसा नहीं है कि 58 के 58 जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। आज भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है सैलरीड इंडिविजुअल्स का कि जो रिटर्न फाइलर नहीं है, वो अपनी सैलरी से टैक्स कटवा लेते हैं लेकिन फाइलर नहीं होते। तो मैं तो बल्कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि जैसे सारे लोग जो अपनी सैलरी पे टैक्स कटवा रहे हैं वो फाइलर ज़रूर बने। फाइलर बनने में कम से कम उनको फ़ायदा है, उनका कोई नुकसान तो नहीं है। सही है, नॉन फाइलर को सही है, डर हो खौफ हो कि यार मैं आ जाऊँगा तो मसला हो जाएगा। आपका तो ऑलरेडी टैक्स हुआ, आपका एम्प्लॉयर आपकी CNIC के ऊपर काट के जमा करा, तो उनके लिए फाइलर होने में ज़्यादा फ़ायदा है। जिनकी सैलरी से टैक्स कटता है वो फाइलर क्यों नहीं बनते? क्या ये बहुत ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है? क्या वो लोग भी डरते हैं? इसका रीज़न क्या है? मुश्किल भी तो है ना एक रिटर्न फाइल करना, कि कोई वकील हो जो आपकी तरह टैक्स को समझता हो, उसको हायर करो, फिर ये करो। तो ये बहुत लंबा चौड़ा झंझट है, शायद लोग इसलिए बचना चाहते हैं। देखिए, अब तो FBR ने एक काम ये ज़रूर किया है कि सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने एक सिंपल टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इट आपको टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है रिटर्न फाइल करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी यानी वो कहने को आसान है मगर आसान है नहीं। आसान है नहीं। उसकी 2-3 वजूहत है। एक वजह तो उसकी ये है कि आपका जो टैक्स कानून है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। जो वो कहते हैं ना कि पैराडोल, मेरे सर में दर्द हो मैं पैराडोल खा लूँ, लेकिन अगर माइग्रेन हो जाए या थोड़ा-सा दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी हवाले से अगर एक नॉर्मल आदमी सैलरीड इंडिविजुअल है जिसकी सिर्फ सैलरी के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और जिसके कोई इतने ज़्यादा एसेट्स भी नहीं है, तो वो बड़ा आसानी से खुद फाइल कर सकता है। लेकिन अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल जिसके स्लैब अच्छा सैलरी हो जाती है, वो फिर कोशिश ये करता है कि उसको 2 पैसे बच जाएँ तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है। तो क्योंकि एक ये चीज़ भी होती है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें सिर्फ रिटर्न फाइल करना है, लेकिन रिटर्न के साथ साथ आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है।
वेल से मुराद ये हो गई आसान अल्फाज में कि अपने असासे भी डिक्लेयर करने। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिटर्न फाइल तो आसानी से कर भी लेते हैं फिर भी, खास तौर से जो सैलरीड तबका है, लेकिन वो एसेट डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है फाइल करने में कि क्या मुझे अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है या नहीं करनी, मुझे अपना प्लॉट डिक्लेयर करना ही नहीं करना, अपनी गाड़ी डिक्लेयर करनी ही नहीं करनी, अपने बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करने ही नहीं करने। तो रिटर्न के साथ साथ आपके असासे भी डिक्लेयर होते हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ भी डिक्लेयर होती है। वहाँ पे आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके कि आपकी डिक्लेरेशन जो है वो ट्रू डिक्लेरेशन हो, वो मिस डिक्लेरेशन ना हो। वहाँ पे आपको बिल्कुल कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो शहरयार भाई, ये तो फिर आसान तो नहीं हुआ ना? अगर एक बंदा वो बेचारा 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो हर साल जो है वो एक कंसल्टेंट को हायर करे, उसको पैसे दे, फिर उसको डॉक्यूमेंट्स तमाम प्रोवाइड करे, ऑनलाइन ही चले आ जाते हैं आजकल। तो क्यों सर इतना दर्द सर में क्यों लूँ? क्या बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही होता है? देखिए, वहाँ तो बाहर पूरा के मैंने सुना है कि एक नंबर पर काम हो जाता है सारा एनआईसी पर। देखिए, बाहर के मुल्कों के अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग खुद रिटर्न फाइल कर देते हैं, ठीक है? वहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी कर देते हैं। लेकिन वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सिस्टमाइज़्ड हुई भी हैं, ठीक है? तो हम अपना कभी भी मुआवज़ा जो है वो बाहर के मुल्कों के साथ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम एफबीआर उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें एफबीआर को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए सिंपल फॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। चाहे वो सैलरीड हो या इवन बिजनेस इंडिविजुअल्स भी हों, उनके लिए भी सिंपल फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन वो सिंपल फॉर्म की डिक्लेरेशन के लिए भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनका जो है मैं कहूँ अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है या जिनका थोड़ी बहुत भी नंबर्स के साथ वो बहुत दूर है। वरना कहते हैं ना कि अगर मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ तो ठीक है यार, मुझे टैक्स की चीज़ों का, अकाउंटिंग की चीज़ों का पता होगा, लेकिन मेडिकल फील्ड से मैं बिल्कुल दूर, मुझे कुछ नहीं पता। अगर कोई डॉक्टर कोई बात कर रहा होगा आपस में तो मेरे लिए वो एक होगा कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा है कि जिसको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है या जिसको नंबर्स का कुछ नहीं पता, तो वहाँ पे वो गलती कर सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल ऐसा है कि आपको कंसल्टेंट की मदद लेनी पड़ेगी। यार अगर आप ना लें तो एफबीआर की आप कॉल करके उनसे पूछें, वो आपको हेल्प करेंगे। गाइड करते हैं वो लोग? कहने को करते हैं। अच्छा, और चलें अगर वो एफबीआर की मदद नहीं ले सकते तो कंसल्टेंट की फीस क्या होती है नहीं, एक नॉर्मल कंसल्टेंट की टैक्स रिटर्न फीस फाइल करने? वेरी करती है, क्योंकि आपको कंसल्टेंट वो भी मिल जाएंगे जो एक टैक्स रिटर्न जो है वो 2000 रुपये में फाइल कर रहे हैं, और वो भी मिल जाएंगे जो 2 लाख रुपए में फाइल कर रहे हैं। तो आप इसको तयन नहीं कर सकते कि मैं जो हूँ वो कोई कंसल्टेंट ऑन एन एवरेज कितने पैसे लेता है। चलें, ये तो हमने सैलरी पर्सन की बात कर ली। अब ये मुझे बताएं कि किसी का छोटा मोटा बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चर कुछ करता है, वो अगर रिटर्न फाइल करना चाहता है, अभी तक वो इनकम टैक्स रिटर्न उसने फाइल नहीं किया, उसको क्या करना होगा? उसको तो लाजमी कंसल्टेंट चाहिए उसको तो होगा। लाजमी कंसल्टेंट चाहिए होगा, या तो वो एक अच्छा अकाउंटेंट रखे अपने पास, अपना खुद ही इन हाउस टैक्स ऑफिसर रख ले, कोई टैक्स कंसल्ट कोई अकाउंटेंट अच्छा रख ले जो टैक्स को थोड़ा बहुत समझता हो, और अगर उसकी एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नहीं है तो खुद रिटर्न फाइल कर ले। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आपका टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी न किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पे आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड लेकर आएँ, या एटलीस्ट किसी ऐसे पर्सन के साथ कंसल्ट ज़रूर करें जिसको टैक्स की नॉलेज हो। अगर आजकल पाकिस्तान में जो छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लगाना चाहता है, फॉर एग्जांपल 1-2 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो टैक्स रेट है कितना? मतलब स्टार्ट से लेकर उसने अपना कोई जो है वो एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया, उसके बाद से लेकर उसने आउट प्रोडक्ट तक, मार्केट में पहुंचने तक, उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? देखिए, वो वेरी करता है, उसके अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई, मैंने 1-2 करोड़ रुपए लगाए। अब डिपेंड करता है मैं क्या उसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूँ या लोकल ख़रीद रहा हूँ। जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। लोकल ख़रीद रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं सेल टैक्स पे कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस कि मैं कच्चे में कैश में ख़रीदूँ। दूसरा, जब मैंने उसे एक चीज़ बना लिया, बनाने के बाद मैं उसको बेच रहा हूँ, बेचने के बाद जो मेरे पास पेमेंट आ रही है, उस पेमेंट के ऊपर मैं अपना खर्चे मैनेज करने के बाद प्रॉफिट तयन करता हूँ। उस प्रॉफिट के ऊपर मुझे डिपेंड करता है कि मैं टैक्स में किस स्लैब में फॉल कर रहा हूँ, उस स्लैब के हिसाब से मैं उसके ऊपर टैक्स जमा करा देता हूँ। अब अगर एक बिजनेस इंडिविजुअल है तो उस पर 56 लाख रुपीज़ इज़ द मैक्सिमम स्लैब, उसके ऊपर उसका जो टैक्सेबिलिटी है वो 45% के ऊपर है। यानी कि अगर मेरा मुनाफा 1 मिनट के लिए 60 लाख रुपए हो जाए तो 45% ऑन एवरेज मुझ पर टैक्स आ जाएगा। कमाई का उस 56 लाख के ऊपर? 56 लाख के ऊपर कमाई मेरी 60 लाख हो गई ना। ठीक है, 45% का मतलब ये है कि तकरीबन 25-26 लाख रुपए हुकूमत तकरीबन आप ये समझ लीजिए, क्योंकि उसका स्लैब्स है ना, तो मैं उसको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वो नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही 45% स्ट्रेट हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि 56 लाख के ऊपर वो 16 लाख रुपए है, उसके ऊपर के ऊपर 45% है। लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर मेरा प्रॉफिट कोई 60 लाख रुपए है तो मैं 45% वाले स्लैब के अंदर फॉल कर गया। अच्छा, एक और ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। एक ऐसा फ़र्द जो अपना कारोबार शुरू करता है और वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा देता है SECP में, और एक जो है फ़र्द वो कारोबार शुरू करता है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाता, तो दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब क्या उसको टैक्स ज़्यादा देना होगा, इसको टैक्स कम देना होगा? दोनों में फ़र्क क्या होगा? देखिए, आप पाकिस्तान के अंदर जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके 2-3 ऑपरेटिंग मॉडल्स हैं। एक तो ये है कि एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करूं एज अ फ़र्द वाहिद। एक ये है कि आप और मैं मिलके एक बिज़नेस शुरू करें और हम क्या है, हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और हम पार्टनरशिप फर्म के अम्ब्रेला के अंडर ही काम करेंगे। एक ये ऑप्शन मौजूद है, आप और हम मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाते हैं या इन शॉर्ट एक कंपनी बनाते हैं जिसको हम SECP में रजिस्टर्ड करवाते हैं और उस अम्ब्रेला के अंडर हम काम करते हैं। ठीक, तो अब आपके 3 अम्ब्रेलाज हो गए। एक हो गया एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एक पार्टनरशिप, और एक हो गया प्राइवेट लिमिटेड। अब जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स के अंदर अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ या एज अ पार्टनरशिप फर्म काम कर रहा हूँ, इन दोनों सिनेरियो के ऊपर जो मुझ पे टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है तो वो 45% टैक्स आ जाता है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड या मैं प्रॉफिट लिमिटेड की कोई लिमिट नहीं है कि अगर इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो ये देखिए टैक्स उसके लगेगा? अंदर ये है कि आपका स्लैब्स लगे हुए हैं, स्लैब्स बने हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन मैक्सिमम स्लैब हम 60 लाख ले लेते हैं, 56 लाख ले लेते हैं। तो 56 लाख से ज़्यादा अगर मेरा मुनाफा हो रहा है तो मैं 45% टैक्स पे चले जाऊँगा। ठीक, लेकिन दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझ पे जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर मुझे 29% टैक्स पे करना है। ठीक, यही वजह है कि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में सागदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा SECP में कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड कराएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे वो बिजनेसमैन जो कि एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे थे, उन सब ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाना शुरू कर दी और अपना बिजनेस अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है ताकि उनके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी का इम्पैक्ट हो वो 45% नहीं हो, कम से कम 29% हो। सिंपल लफ्ज़ों में मैं जितना समझा हूँ कि अपनी कंपनी को SECP के पास रजिस्टर्ड करवाने में फ़ायदा है। इसको मैं आइसोलेशन में सिर्फ ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल फ़ायदा है, उसकी फिर और वजूहात भी हैं कि जब आप इनकम टैक्स की बात करते हैं और अगर मैं बिल्कुल इनकम टैक्स के पैरामीटर्स को देखते हुए बात करूं तो उसके अंदर फिर इनकम टैक्स के कवानीन कंपनी के लिए थोड़े मुख्तलिफ हैं, थोड़े ज़्यादा हैं FBR के मतलब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा। डे 1 से उनकी एप्लीकेबिलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल या पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो उस सूरत में कि बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर ही कि जहाँ पे रिलैक्सेशन है, जिसमें से एक बुनियादी है विद होल्डिंग टैक्स का, कि आप डे 1 से प्राइवेट लिमिटेड में विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बन जाते हैं। ठीक है, और जब आप इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा होगा तो आप विद होल्डिंग एजेंट बनेंगे। तो आप आइसोलेशन में ये नहीं कह सकते कि मेरा जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप करने में ज़्यादा फ़ायदा है या प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अपेरेंटली आज की डेट के ऊपर बहुत सारे लोग बॉटम लाइन को देख रहे हैं कि यार हमारा मुनाफा अगर जितना भी होगा वो इतना तो होगा कि हम 45% टैक्स पे चले जाएंगे, तो बेहतर ये है कि हम 29% वाले टैक्स पे आ जाए और हम प्राइवेट लिमिटेड में अपना बिजनेस कन्वर्ट कर लें। चलें शहरयार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत और शुक्रिया। बहुत फ्रूटफुल रही आपकी ये डिस्कशन और हमारे व्यूवर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। इंशाल्लाह thank दोबारा you भी so आपसे much. मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू।